Let's study with education only. हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका ब्रांड न्यू पॉलिटी कोर्स में, जहां हर टॉपिक मिलेगा क्लियर, क्रिस्प और एग्ज़ाम ओरिएंटेड। चाहे यूपीएससी हो, एसएससी, पीसीएस या कोई भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो, तैयारी करने के लिए हो जाइए स्टार्ट। हमने ये जो न्यू सीरीज़ शुरू की है, इसके अंदर हम ऑलरेडी एक चैप्टर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का कर चुके हैं और आज हम करेंगे पॉलिटी का मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर। मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ बेसिकली कि कॉन्स्टिट्यूशन बनना कहाँ से शुरू हुआ, कैसे। हम थोड़ा सा इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी देखेंगे कि कैसे इंडिपेंडेंस से पहले किस तरीके से चीज़ें, कॉन्स्टिट्यूशन बनने की डिमांड्स कहाँ से शुरू हुई, क्या क्या हुई। तो आइए करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले हम बात करेंगे कि 1934 में क्या हुआ था। 1934 में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का आइडिया सबसे पहले आया था। कॉन्स्टिट्यूशन किस तरीके से बनना चाहिए, और ये आइडिया सबसे पहले किसने दिया था? ये आइडिया सबसे पहले दिया था M.N. रॉय ने। ये नाम आप ध्यान रखेंगे, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले कौन सा ईयर था? 1934। और ये जो M.N. रॉय थे, ये पैनोर थे किसके? कम्युनिस्ट मूवमेंट। जो इंडिया में कम्युनिस्ट मूवमेंट शुरू हुआ था, उसके ये स्टार्टर बिगनर भी माने जाते हैं। ठीक है, तो 1934 में M.N. रॉय ने आइडिया रखा था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। देन इन 1935 इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, ये सबसे इन्होंने डिमांड किया था कि एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बननी चाहिए जिससे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम कर सकें। देन आफ्टर दैट इसकी प्रोग्रेस में अगर हम आगे देखें तो 1938 में मेजर इवेंट हुआ जब जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया जो है, इट मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस। यहाँ पे आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब क्या था? आउटसाइड इंटरफेरेंस का मतलब था ब्रिटिशर्स, कि ब्रिटिशर्स का इन्फ्लुएंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देन और जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो भी इलेक्ट की जानी चाहिए किसके बेस पे? एडल्ट फ्रेंचाइज के बेस पे। एडल्ट फ्रेंचाइज क्या होता है? एडल्ट फ्रेंचाइज मतलब जितने भी एडल्ट इंडिया में होंगे उन सब की वोटिंग कराई जाए और उसके बेसिस पे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चूज़ की जाए। ऐसा प्रपोजल 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। देन इन 1940 सबसे पहले फर्स्ट टाइम इन प्रिंसिपल डिमांड जो थी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, ब्रिटिशर्स ने एक्सेप्ट की थी, क्योंकि हमें पता है कि 1947 में इंडिया की इंडिपेंडेंस हुई है और उससे पहले तो ब्रिटिशर्स ही इसको इंडिया को रूल कर रहे हैं। तो 1940 में फर्स्ट टाइम ब्रिटिशर्स ने अगस्त ऑफर के थ्रू, जो 1940 का अगस्त ऑफर था उसके थ्रू इन्होंने प्रिंसिपल में फर्स्ट टाइम ये एक्सेप्ट किया था कि हाँ आप भी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बना सकते हैं। देन 1942 में हमारा नेक्स्ट ओकेजन आता है, उसमें क्या है? सर स्टेफर्ड क्रिस्प जो थे वो इंडिया आए थे, वो एक प्रपोजल लेकर आए थे कि किस तरीके से इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया जाना चाहिए और किस तरीके से नहीं। जो इनका आइडिया था, क्रिप्स का आइडिया जो था, उनका आइडिया मुस्लिम लीग ने पूरे तरीके से रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, देन 1946 में हमारी कैबिनेट मिशन बनती है जो कि इंडिया में आती है, जिसने कि ये जो दो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ का उस टाइम पे प्रपोजल चल रहा था कि एक पाकिस्तान की अलग से होनी चाहिए और इंडिया की अलग से होनी चाहिए, ये जो दो अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज़ का ऑफर उस टाइम पे बहुत ज़्यादा चल रहा था, उसे कैबिनेट मिशन ने रिजेक्ट किया था। ठीक है, हेंस इलेक्शंस वर हेल्ड एज पर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946 टू इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो बनना था उसके इलेक्शंस किसके बेसिस पे? कैबिनेट मिशन प्लान ने जो डिसाइड किया था उसके बेसिस पे डिसाइड किए गए थे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इस प्रोसेस में कि अब जब ये बन गई है अगस्त 1946 में हमारी कैबिनेट मिशन, तो उस टाइम पे जो मेंबर्स प्रपोज किए गए थे वो कितने थे? 389 मेंबर्स टोटली प्रपोज किए गए थे। और कंपोजिशन जो हुई थी वो किस हिसाब से हुई थी? वो इस हिसाब से हुई थी कि जो 292 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से थे, 93 प्रोविंसली स्टेट से थे और 4 जो थे वो चीफ कमिश्नर के प्रोविंसेस थे। ये 4 आप नहीं भी याद रखें, ये मेन आप ध्यान रखिए, कई बार एग्जाम्स में ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस से कितने थे और इससे कितने थे। तो अगर हम इसको देखेंगे तो ये कितने हो जाएंगे टोटल? 389 - 4 385।
ठीक है, अगर हम इन 4 को हटा भी देंगे तो। और बेसिकली क्या था, जो प्रो इलेक्शंस हमने देखा अभी पीछे वाली स्लाइड में कि इलेक्शंस की इन्होंने बात की थी, तो जो इलेक्शंस की इन्होंने बात की थी, इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है वो प्रोविंशियल असेंबलीज के थ्रू होने थे और सेपरेट रिप्रेजेंटेशन रखी गई थी। किस किस की, मुस्लिम्स की अलग और सिख्स की अलग रिप्रेजेंटेशन रखी गई थी। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फर्स्ट सेशन असेंबली की कब आई थी, फर्स्ट सेशन असेंबली की आई थी दिसंबर 9, 1946 में। इस टाइम पे यहाँ पर 211 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट थे। कांग्रेस मेंबर मेजरली, तो ऑब्वियसली कांग्रेस मेंबर के ही ज़्यादातर मेंबर्स थे और वो प्रेजेंट भी थे ज़्यादातर, और मुस्लिम लीग ने उस टाइम पे भी इनिशियली उसको बॉयकॉट किया था। हालांकि बाद में वो आ गए थे, लेकिन इनिशियली मुस्लिम लीग ने उसको बॉयकॉट किया था। अब इस टाइम पे क्या मेन था कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा हैं, ये नाम ध्यान रखेंगे, सच्चिदानंद सिन्हा, ही वॉज अपॉइंटेड एज इंटीरियम प्रेसिडेंट, इनको इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया गया था। और बाद में राजेंद्र प्रसाद को परमानेंटली कि वो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन रही है उसको हेड करेंगे, वो बाद में परमानेंट मेंबर कौन बन गए थे, परमानेंट प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये 2 नाम स्पेसिफिकली आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम्स में इन्हीं नामों पे क्वेश्चंस आ जाते हैं। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि इंटीरियम प्रेसिडेंट बने थे टेम्परेरी बेसिस पे, लेकिन जो राजेंद्र प्रसाद थे बाद में उनको परमानेंट प्रेसिडेंट इलेक्ट कर लिया गया था। देन नेक्स्ट इज जून 3, 1947 में माउंटबेटन प्लान आया था। इस माउंटबेटन प्लान की बेसिस पर ही हमारा पार्टीशन अनाउंस हुआ था, क्योंकि अभी हमने पीछे देखा था कि कैबिनेट मिशन ने तो जो ये 2 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाला था इसको रिजेक्ट कर दिया था, लेकिन माउंटबेटन प्लान के थ्रू इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था और मुस्लिम मेजॉरिटी को ये राइट दे दिया था कि आप अपना अलग से पाकिस्तान एक स्टेट बना लो। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑब्वियसली अब इसकी वजह से, जब तक पहले थे ये सारे मेंबर थे, लेकिन अब इन असेंबली के मेंबर्स की पूरी रीऑर्गेनाइजेशन हुई थी। तो आइए देखते हैं रीऑर्गेनाइजेशन में क्या हुआ और किस तरीके से चीज़ें चली आगे। देन जुलाई 1947 में पार्टीशन का इफेक्ट साफ साफ दिखने लगा, और ये नंबर आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे 299, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नंबर 299, कि 299 नंबर तो जो हमारे रिड्यूस हो गए थे। इनिशियली कितने थे, 389 थे, जो ये देखो यहाँ पर हमने देखा भी था कि अगस्त ऑफर में ये प्रपोज की, अगस्त ऑफर नहीं, कैबिनेट मिशन ने 389 प्रपोज किए थे इनिशियली, लेकिन लेटर ऑन जब पार्टीशन हो गया था तो उसके बाद हमारे पास जितने मेंबर्स बचे थे वो थे 299। तो इन दोनों में से कोई भी नंबर एग्जाम में पूछ लिया जाता है तो दोनों ही नंबर आप ध्यान रखेंगे। तो मेंबर्स फ्रॉम एरिया जो पाकिस्तान में थे, जैसे कि पंजाब हो गया, बंगाल हो गया, सिंध हो गया, ऑब्वियसली उन सब ने विदड्रू कर लिया था। और बहुत सारी प्रिंसली स्टेट्स थी जो अभी तक अनडिसाइडेड थी, जिनको बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ऑर्गेनाइज किया था, वो हम आगे वाले चैप्टर्स में अच्छे से डिटेल में देखेंगे। ड्रास्टिक रिडक्शन हुई थी मुस्लिम लीग्स की, और सीट्स अब जो है ज़्यादातर इंडियन टेरिटरी के लिए ही फुलफिल की जा रही थी। देन अगस्त 15, 1947 इज़ द डे जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, और वो भी किसके साथ, विद पार्टीशन। पार्टीशन के साथ हमें इंडिपेंडेंस मिली थी, और पार्टीशन के साथ अभी मैंने आपको बताया कितने मेंबर्स थे उस टाइम पे, 299 मेंबर्स थे। अगर हम इसकी भी फर्दर डिवीजन देखें तो 299 में से 229 जो थे वो प्रोविंसेस से थे, और 70 वो थे जो प्रिंसली स्टेट्स थे। प्रिंसली मतलब जो राजा महाराजाओं की जो अपने उस टाइम पे चल रही थी, धीरे धीरे बाद में इन्होंने प्रोग्रेसिवली पूरा ज्वाइन कर लिया था। तो इंडिया जो है इस टाइम पे एक सोवरन बॉडी बन गई, और इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह भी काम करना शुरू कर दिया था। देन जनवरी 1948 से 49 में प्रिंसली स्टेट्स का भी मैक्सिमम इंटीग्रेशन हो गया था, और पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हो गया। बहुत सारी स्टेट्स जैसे कि हैदराबाद हो गई, ट्रेवनकोर हो गई, भोपाल हो गई, इन सब ने इंडिया को ज्वाइन कर लिया था। ठीक है, देन 26 नवंबर 1949, दिस इज़ द मेन डेट जो कि हमारी प्रीएम्बल पे भी लिखी हुई है, जिस दिन क्या हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली अडॉप्ट किया गया था। और जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था तो वहाँ पे साइन करने के लिए कितने मेंबर्स प्रेजेंट थे, अप्रॉक्सीमेटली 284 मेंबर्स जो है वो प्रेजेंट थे। कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट किया गया था और साइन किया गया था। तो दिस इज़ द डेट, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इस डेट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन क्या किया गया है, अडॉप्ट भी किया गया है और इनेक्ट भी किया गया है। दोनों ही चीज़ 26 नवंबर 1949
9 को हुई है। देन 24 जनवरी 1950 में एक फाइनल सेशन रखा गया जिसके अंदर की सभी मेंबर्स ने कॉन्स्टिट्यूशन को साइन किया था। इसी दिन हमने नेशनल एंथम भी अडॉप्ट किया अपना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को हमने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी 24 जनवरी 1950 को डिक्लेयर किया था। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डेट। इस दिन जो जो इवेंट्स हुए हैं आप इन इवेंट्स को ध्यान रखेंगे। फिलहाल यहाँ पर नेशनल एंथम हमने अडॉप्ट किया है और राजेंद्र प्रसाद जो हैं उनको भी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इसी दिन बनाया गया था। देन यहाँ पर कुछ और स्पेसिफिकली चीज़ें हैं जो कि एसोसिएटेड है कि कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से ही। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में टोटल कितनी वुमेन मेंबर्स थी? तो कितनी थी? 15 थी। ये थोड़ा एक्स्ट्रा डाटा हो जाएगा, अगर आप याद रख सकते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज इसे आप स्किप भी कर सकते हैं। रिलीजियस रिप्रेजेंटेशन सबकी ही थी, सारे ही रिलीजियस थे, हिंदूज हो गए, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियंस, सभी। माइनॉरिटीज़ को हमने रिजर्वेशन के थ्रू, नॉमिनेशन के थ्रू अलग से रिप्रेजेंटेशन दी थी, जो अभी तक भी टू सम एक्सटेंट चल रही है। ड्राफ्टिंग कमेटी सबसे मेन रोल जिसने किया था, उसको किसने लीड किया था? उसको चेयर किया था डॉक्टर BR अम्बेडकर ने। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में, तो इनका नाम आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे। लैंग्वेजेस इंग्लिश और हिंदी दोनों ही यूज़ की गई थी। प्राइमरीली अगर हम बात करें तो हिंदी को यूज़ किया गया था। ये डाटा है जो कि आप बहुत इम्पॉर्टेंट डाटा है और इसे आप अच्छे से याद रखेंगे कि सेशन हेल्ड करने के लिए कितने सेशंस किए हमने टोटल हमने 11 सेशंस किए हैं। कितने टाइम तक? 2 years 11 months एंड 17 days, अप्रॉक्सीमेटली 3 years तक है। पर एग्जैक्ट आपसे बहुत बार एग्जाम्स में पूछता है, तो मेक श्योर करें कि इसको एग्जैक्ट ही याद रखें। 2 years 11 months एंड 17 days, ठीक है। नाउ अदर फंक्शंस विच वर परफॉर्म्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशंस वर, कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमें मिली थी, नेशनल फ्लैग हमने अडॉप्ट किया था, नेशनल एंथम भी हमने अडॉप्ट किया था और नेशनल सॉन्ग भी हमने अडॉप्ट किया था। अब ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनकी आप स्पेसिफिक डेट्स याद रखेंगे, क्योंकि अगर कई बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट एग्जाम्स में इनकी स्पेसिफिक डेट्स पूछ ली जाती हैं। तो अभी अभी आपने नेशनल एंथम देखा कि हमने पीछे देखा था कि नेशनल एंथम कब अडॉप्ट किया गया है, तो उसकी जो भी स्पेसिफिक डेट है वो आप मुझे लिख करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो दिस नेशनल एंथम, ये आप मुझे अभी अभी हमने पीछे वीडियो में किया देखा था, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे कि हमने क्या डेट थी नेशनल एंथम की। बाकी चीज़ों की अगर हम बात करें तो कॉमनवेल्थ की मेंबरशिप हमने कब ज्वाइन की थी? या हमने ज्वाइन की थी मई 1949 में। और हमने नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया था? ये हमने अडॉप्ट किया था 22 जुलाई 1947 में, ठीक है। एंड देन नेशनल सॉन्ग हमने कब अडॉप्ट किया था? सेम डे जिस दिन हमने नेशनल एंथम अडॉप्ट किया था, जनवरी 24 1950। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट डेट्स जो कि आप याद रखेंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट सम मेजर कमिटीज़, कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज़ भी हैं जिन्हें आप ध्यान रखेंगे। अभी अभी हमने ड्राफ्टिंग कमेटी तो ऑलरेडी देख ही ली है, BR अम्बेडकर की थी। देन दिस यूनियन पावर्स कमेटी, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, दोनों ही कमेटीज़ किसकी थी? जवाहरलाल नेहरू की थी। ये ध्यान रखें, इस तरीके से याद रख सकते हैं इसको कि यूनियन जहाँ पर भी है दोनों ही जगह वहाँ पर जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं। देन प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ये तो हमें पता ही है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था सारी प्रोविंसेस को इकट्ठा करने में, तो जहाँ पर भी ये प्रोविंशियल आ जाएगा देयर वी गो विद सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके अलावा इन्होंने एक और कमेटी हेड की थी जो कि थी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ की जो एडवाइजरी कमेटी थी। ध्यान रखें ये दो अलग चीज़ें हैं, एक फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी थी जो कि JB कृपलानी ने हेड की थी, लेकिन जो एडवाइजरी कमेटी थी फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ की मेजरली उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल ने हेड किया था। देन माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी थी, क्योंकि अब यहाँ पे देखो फंडामेंटल राइट्स और माइनॉरिटीज़ की मेन कमेटी जो है वो सरदार वल्लभ भाई कर रहे हैं, लेकिन जो फंडामेंटल राइट्स की सब कमेटी है वो JB कृपलानी, और इसी तरीके से जो माइनॉरिटीज़ की अलग से सब कमेटी बन रही है वो HC मुखर्जी। देन एक लैंग्वेज कमेटी भी थी जो कि BG खेर ने
हेड की थी। ये आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, इट इज़ नॉट दैट इम्पॉर्टेंट। पर उसके अलावा बाकी जितनी भी कमेटीज़ आपको यहाँ दिख रही हैं ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट कमेटीज़ हैं और इन सब के नाम और चेयरमैन आप स्पेसिफिकली याद रखेंगे, ठीक है। देन यहाँ पे कुछ और स्पेसिफिक कमेटी हैं, जिसमें एक कमेटी है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटायर, ये आप याद रख सके तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू कैन लीव इट। पर ये एक कमेटी है स्टेट्स कमेटी, जो कि आप ध्यान रखेंगे। अभी हमने पीछे देखा था कि जो भी यूनियन से एसोसिएटेड है उससे कौन लीड कर रहा है, जवाहरलाल नेहरू। तो स्टेट्स भी एक तरीके से सारी की सारी यूनियंस से एसोसिएट कर सकते हैं। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल लगाने की कोशिश करें, क्योंकि ये स्टेट्स कमेटी है और हमें पता है कि प्रिंसली स्टेट्स को नेगोशिएट करने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल था। लेकिन जो इनकी कमेटी थी उसको हेड किसने किया था, जवाहरलाल नेहरू ने। तो ये एक स्पेसिफिक है, यूनिक सी है, इसे आप ध्यान रखेंगे। देन स्टीयरिंग कमेटी, रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी और फाइनेंस एंड स्टाफ कमेटी, ये तीनों ही कमेटीज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने हेड की थी। इस तरीके से ध्यान रख सकते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है वो हमारे चेयरमैन भी थे, तो प्रेसिडेंट भी थे हमारे। तो प्रेसिडेंट के पास ही सबसे मेन एक तरीके से स्टीयर होता है कि हाँ वो देखते हैं कैसे चलाना है कैसे नहीं, सारे रूल्स बनाना उन्हीं का काम है। तो इस तरीके से आप ध्यान रख सकते हैं कि ये दोनों ही कमेटीज़ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की थी। देन हाउस कमेटी है जो कि पत्तबी सीतारमैया की है, एंड देन ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो कि KM मुंशी ने हेड की थी। ये आप ध्यान रख सकें तो ठीक है। देन ड्राफ्टिंग कमेटी, ये कुछ मेंबर्स हैं जो अगर आप याद रख सकें तो वेल एंड गुड है, और मैक्सिमम तो आई थिंक आपने नाम सुने होंगे, जो नहीं भी सुने हैं तो आप कोशिश करें कि इन्हें आप याद रख सकें। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कुछ स्पेसिफिक मेंबर्स हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। अगर हम देखें तो सेटअप कब हुई है, ये सेटअप हुई है 29 अगस्त 1947 को। ये डेट भी कई बार एग्जाम में आ जाती है, तो आप इस डेट को भी ध्यान रखेंगे। ड्राफ्टिंग कमेटी कब सेटअप की गई है, 29 अगस्त 1947 को। अब अगर हम इसके मेंबर्स देखें तो इसके मेंबर्स कौन कौन हैं, चेयरमैन हमें पता ही है, सबसे इम्पॉर्टेंट डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक है। देन उसके अलावा N गोपाल स्वामी अय्यर एक मेंबर थे, देन अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, देन KM मुंशी, ये भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेंबर थे। देन मोहम्मद सदुल्ला, देन BL मित्तर, इनको हेल्थ इश्यूज हो गए थे और बाद में इनको जो है क्या किया गया था, इनको रिप्लेस किया था किसने, N माधव राव ने। किसने, N माधव राव ने, ठीक है। देन एक थे DP खातियान, इनको भी रिप्लेस किया गया था, किसने रिप्लेस किया था, TT कृष्णामाचारी ने, TT कृष्णामाचारी। अब देखो ऐसे तो नाम याद रखने थोड़ा सा डिफिकल्ट है, पर एक किसी भी तरीके से आप कुछ ट्रिक्स या कुछ भी करके, जैसे मैंने इसको याद रखने की ट्रिक बनाई हुई थी, बैंक SMT, कुछ भी याद करके, B से ये BR अम्बेडकर जो मेन चेयरमैन थे इनका हो गया। देन A गोपाल स्वामी ये अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर का A। देन N से हमारे जो नाम थे, आप इसमें से किसी भी तरीके से, K से हमारा हो गया KM मुंशी, एंड देन SMT से मोहम्मद सदुल्ला का S। बस किसी तरीके से ध्यान रखें कि हाँ ये इनके नाम है, और जितना अगर आपको ध्यान रह सके ताकि अगर ऑप्शंस में आए तो अगर आपको कुछ एलिमिनेट करना हो तो आप कर सकें। यहाँ पे M माधव राव का M, एंड देन TT कृष्णामाचारी का T, ठीक है। उसके अलावा अगर थोड़ा और ध्यान रखने की कोशिश करेंगे कुछ फैक्ट्स के साथ, तो इसने जो फर्स्ट ड्राफ्ट था जो पब्लिश किया था वो कब पब्लिश किया था, फर्स्ट ड्राफ्ट इसने पब्लिश किया था फरवरी 1948 में। मैं ड्राफ्टिंग कमेटी को इतना डिटेल में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। देन टोटली अगर पूछा जाए तो ड्राफ्टिंग का सेकंड जो इसका ड्राफ्ट कमेटी की जो सेकंड मीटिंग हुई थी वो कब हुई थी, वो हुई है हमारी अक्टूबर 1948 में। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बेसिकली 6 महीने से भी कम टाइम लिया था अपना पूरा कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट
तैयार करने का। अगर ओवरऑल देखा जाए तो 141 डेज हैं जब ये ड्राफ्टिंग कमेटी एक साथ बैठी है और इन्होंने पूरा तैयार किया है अपना कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट। ठीक है। देन नेक्स्ट इज इनएक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन का इनएक्टमेंट अडॉप्ट अभी हमने पीछे देखा, इट वाज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 और इसी दिन क्या हुआ था, इनएक्ट भी इसी दिन किया गया था। लेकिन ध्यान रखेंगे इन्फोर्समेंट में कब आया, 26 जनवरी 1950। इसी को हम रिपब्लिक डे की तरह भी सेलिब्रेट करते हैं हर साल। और बेसिकली अगर माना जाए तो जब सब पूरा तैयार हो ही गया था 26 नवंबर 1949 को, तो हमने क्यों डिले किया, हमने डिले इसलिए किया था ताकि हम पूर्ण स्वराज डे जो कि 26 जनवरी 1930 को हमने मनाया था उसको कमेमोरेट करने के लिए। ठीक है। तो जब हमने कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आए थे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टोटल कितने आर्टिकल्स थे, 395 आर्टिकल्स, कितने पार्ट्स में, 22 पार्ट्स एंड 8 शेड्यूल्स, और इसके अलावा एक प्रीएम्बल भी था। प्रीएम्बल एक ऐसा आर्टिकल है जिसको हमने पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमने इनेक्ट किया है। ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखेंगे, ये नंबर्स आप स्पेसिफिकली ध्यान रखेंगे कि ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में कितने जब अडॉप्ट किया था तो क्या क्या कंटेन कर रहा था। एक प्रीएम्बल था, 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 शेड्यूल्स थे। फर्स्ट मीटिंग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की तरह ओथ ली थी। उसके अलावा इट फंक्शनड एज द प्रोविजन पार्लियामेंट टिल द फर्स्ट इलेक्शंस। तो ऐसा नहीं था कि जिस दिन हमने अडॉप्ट कर लिया उसी दिन ये ख़त्म हो गई है, फर्स्ट इलेक्शंस होने के तक भी यही जो असेंबली थी इसने पार्लियामेंट की तरह काम किया था। ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब यहाँ पे कुछ PYQs हैं जो मैंने आपके लिए रखे हैं, आइए इन्हें भी हम साथ ही साथ डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा PYQs इसमें है नहीं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्रोविंशियल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिफोर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर। ये अभी हमने देखा था, क्या क्या नाम थे, सी राजागोपालचारी नहीं, डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं, ये तो ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। TT कृष्णामाचारी हमने देखा कि ये भी ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर थे। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इज़ द राइट आंसर, ये जो है परमानेंट प्रेसिडेंट बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से पहले। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दो स्टेटमेंट्स दिए हैं, आपको बताना है कि कौन सी करेक्ट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डे is celebrated on 26 November every year to promote constitutional values among citizens। बिल्कुल ठीक बात है। Statement second says on 26 November 1949 the Constitution of India set up a drafting committee under the chairmanship of Dr. B.R. Ambedkar टू प्रिपेयर अ ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये बात तो सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो डॉक्टर BR अम्बेडकर की चेयरमैनशिप के अंदर ही बनाई गई थी, लेकिन ये डेट यहाँ पर गलत दी हुई है, दिस डेट इज़ रॉन्ग। कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे कि इसकी एग्जैक्ट डेट क्या थी, अभी अभी हमने इसको पढ़ा है। तो जब सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगी तो आप एलिमिनेशन से भी जा सकते हैं। मान लीजिए आपको नहीं पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डे 26 नवंबर को ही मनाया जाता है या नहीं, ऑल्दो दिस इज़ वेरी बेसिक, आपको पता होना चाहिए कि 26 नवंबर को ही कॉन्स्टिट्यूशन डे मनाया जाता है। ठीक है। तो अगर स्टेटमेंट 2 गलत भी हो गई है तो स्टेटमेंट 2 इज़ इनकरेक्ट, तो दिस इज़ रॉन्ग। देन बोथ स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 आर करेक्ट, नो। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, नो। तो आपके पास ऑप्शन ही सिर्फ डी बचेगा। तो आप एलिमिनेशन लगाकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। देन थर्ड क्वेश्चन, व्हाट वाज द एग्जैक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आप शायद अभी कर भी सके ना भी कर सके क्योंकि अभी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स नहीं पढ़े हैं। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हमारा हुआ था उससे ये सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड्स थे जो कि हमने अमेंड करके डाले हैं। तो ओरिजिनली ये 2 वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, तो ये हटाया और सोवरन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, ये जो हैं तीनों ही वर्ड्स कॉन्स्टिट्यूशन में ओरिजिनली प्रीएम्बल में थे। द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। वेरी इजी क्वेश्चन, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
व्हेन वाज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। यहाँ पर वर्ड ध्यान रखेंगे, हमने 3 वर्ड पढ़े हैं, कौन कौन से? अडॉप्टेड, इनेक्टेड एंड थर्ड वर्ड इज इन्फोर्स्ड। अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड दे बोथ आर ऑन द सेम डेट, कौन सा? 26 नवंबर 1949। एंड इन्फोर्समेंट कब हुई है? 26 जनवरी 1950 इज द डेट जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की इन्फोर्समेंट हुई है। ठीक है, तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी और आपको समझ आया होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किस तरीके से बना है। तो टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड बाय बाय।